आइए बच्चों, आपका फिर से हमारे स्कूल में स्वागत है। आज हम परमाणु की संरचना के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में जाना था, जिसका लिंक दिया हुआ है। ये चौक का है पाउडर, बहुत छोटा कीजिए तो इतना होता है। इसके बाद ये इससे छोटा नहीं होता है। ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं। आप इससे छोटा तोड़ सकते हैं तो तोड़ लीजिएगा। ये रबड़ का टुकड़ा है, ये पेंसिल के छीलन है। और इतने छोटे छोटे टुकड़े जब टूट गए, इसका मतलब इन्हीं टुकड़ों को जोड़ जोड़ के ये सब चीजें बनी होंगी। बच्चों, जैसे अभी मैंने सभी चीजों के छोटे छोटे कण दिखाए, तो वो दिखाने का एक मकसद ये था कि हमें परमाणु की संरचना के बारे में आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले एक यूनानी दार्शनिक थे, महर्षि कणाद। उन्होंने कहा कि पदार्थ के उस सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं जिसे आगे और तोड़ा नहीं जा सकता, हम परमाणु कहते हैं। परंतु ये कल्पना मात्र थी, क्योंकि उन्होंने इस पर कोई प्रयोग नहीं किया था, अर्थात ये प्रयोग पर आधारित नहीं था। तो आगे चल करके एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने कुछ सिद्धांत दिए कि परमाणु क्या है और परमाणु कैसा होता है और परमाणु हम किसे कह सकते हैं। तो उनके सिद्धांत को डाल्टन का परमाणुवाद कहा गया और आज भी हम उसे डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना है, इसे ही हम परमाणु कहते हैं। इसे न तो तोड़ा जा सकता है, न ही बनाया जा सकता है। उन्होंने एक नया शब्द जोड़ा। इन्होंने तो कहा था कि तोड़ नहीं सकते हैं, इन्होंने एक नया शब्द जोड़ा कि इसे हम बना भी नहीं सकते हैं। तो उन्होंने जब तोड़ नहीं सकते हैं तो उसके लिए उन्होंने कहा यह अविभाज्य है, यानी इसको बिल्कुल तोड़ा ही नहीं जा सकता। एक ही तत्व के परमाणु भार में, आकार में और अन्य गुणों में एक जैसे होते हैं, समान होते हैं, तथा दूसरे तत्वों के परमाणु उनसे होते हैं। परमाणु सरल अनुपात में संयुक्त होते हैं, यानी कि सरल अनुपात में जुड़ते हैं। उसके बाद भी क्या हुआ, इसमें भी कई सारी कमियां रह गईं और वैज्ञानिकों को लगा कि नहीं, इससे हम और आगे बढ़ के उसका और रिसर्च करते हैं और देखते हैं क्या निकल रहा है। तो आगे चलकर परमाणु के अविभाज्य होने की बात जो इन्होंने कहा और कणाद ने कहा था कि ये अविभाज्य आगे नहीं टूट सकता है, उस बात को उन्होंने गलत साबित किया। ठीक है, और सिद्ध किया कि इसको विभाजित किया जा सकता है और उसकी एक निश्चित संरचना होती है और उसमें इसके मूल कण भी होते हैं। ठीक है, यानी परमाणुओं को और विभाजित किया गया और उसमें उनके मूल कणों का पता चला। पहला है इलेक्ट्रॉन। इसको जे थॉमसन ने पता किया और उन्होंने पता किया कि इस पर ऋण आवेश होता है, यानी माइनस, ऋणात्मक आवेश होता है। और इसका जो द्रव्यमान है, यानी कि वजन है, भार है, वो हाइड्रोजन के 1/1837वां भाग होता है। बाद में प्रोटॉन भी पता चला। प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने पता किया, लेकिन रदरफोर्ड जी ने इनका नाम दिया, इसका नाम दिया प्रोटॉन। और इस पर धन आवेश होता है, प्लस आवेश, पॉजिटिव आवेश। इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। और इसका भार हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये बहुत ही हल्का होता है और ये हाइड्रोजन के बराबर होता है। बहुत आगे जाकर एक और कण का पता हुआ जिसका नाम न्यूट्रॉन है और इसको जेम्स चैडविक ने पता किया। उन्होंने बताया इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है और इसका वजन हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब जब इन तीन कणों का नाम पता चल गया तो ये परमाणु में कैसे व्यवस्थित हैं उसको भी तो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने बहुत सारे परमाणु मॉडल दिए। तो सबसे पहले जे थॉमसन ने परमाणु का मॉडल दिया। उन्होंने कहा कि परमाणु एक 10⁻⁻10
यानी बहुत ही छोटे व्यास का एक ठोस गोला है। प्रोटॉन के कारण ये धन आवेशित होता है। प्रोटॉन होते हैं यानी इन पर प्लस वाले होते हैं, परंतु इसमें धसे हुए जो ऋण आवेश भी होते हैं। इसमें प्लस आवेश तो होता है, लेकिन इसके अंदर, इस गोले के अंदर ऋण आवेश भी धसे हुए होते हैं जगह जगह, और ये इस धन आवेश को संतुलित करते हैं। अब उसके बाद रदरफोर्ड ने फिर उसका एक मॉडल दिया। उसे हम रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल कहते हैं, क्योंकि उन्होंने नाभिक के बारे में ज्यादा कुछ बताया, तो उनके परमाणु मॉडल को नाभिकीय मॉडल कहते हैं। उन्होंने क्या किया कि सोने की पतली पन्नी, जिसका आकार था 0.0004 सेंटीमीटर, यानी बहुत ही बारीक पन्नी पर अल्फा किरणों की बमबारी करी। जब उन्होंने अल्फा किरणों से, अल्फा कणों से सोने की पन्नी पर बमबारी की, तब उन्होंने देखा, क्या देखा कि अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए। ठीक है, यानी कि वो अप्रभावित रहे। कुछ कण अपने पथ से विचलित हो गए। देखिए, ये विचलित होकर किरण जा रही है। बहुत थोड़े से कण ऐसे भी थे जो पन्नी से टकराकर उसी मार्ग से वापस आ गए। अब उन्होंने ये 3 घटनाएं देखी कि इस तरीके से जब उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की तो ये 3 घटनाएं घटी। ठीक है, इसके बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कुछ, उसे भी हम बताते हैं। परमाणु का संपूर्ण धन आवेश यानी प्रोटॉन केंद्र में उपस्थित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं, और इस नाभिक का आयतन परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। यानी बहुत कम जगह में ये नाभिक है और इसका आयतन बहुत कम है। परमाणु का नाभिक ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है। इसके चारों तरफ ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए, क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला था। ये जो सीधे चले गए तो वहां खोखला था। कुछ अल्फा कण जो नाभिक के पास से गुजरे वे अपने पथ से विचलित हो गए। क्यों? क्योंकि नाभिक और अल्फा कण दोनों पर समान आवेश था। यहाँ से देखिए, विचलित हो गए तो समान आवेश की वजह से। जो अल्फा कण नाभिक से सीधे टकराए और तो वो टकराकर वापस क्यों आए? वे नाभिक के द्रव्यमान के कारण वापस मुड़ गए। तो उन्होंने मॉडल ऐसे दिखाया, ये नाभिक है, नाभिक में उन्होंने प्लस दिखाया कि ये धन आवेश है और इनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन से ये घिरा हुआ है, और बीच बीच में कहीं कहीं पर जगह खाली है जहां से अल्फा किरणें पार हो गई। नील्स बोर ने भी इस पर काम किया। उन्होंने क्या परमाणु मॉडल दिया? उनका कहना था कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धन आवेश उसके नाभिक में उपस्थित रहता तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक स्थिर और अचर यानी परिवर्तित ना होने वाले कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इन्होंने कहा था कि ये घिरे रहते हैं, यानी इनका कोई कक्षा नहीं बताया। अब इन्होंने क्या बताया कि इसके चारों तरफ कोई न कोई कक्षा है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निश्चित हो सकती है। ठीक है, तो उन्होंने एक हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल दिखाया। इसको हाइड्रोजन का बोर मॉडल कहते हैं, क्योंकि इनका नाम नील्स बोर था। तो उसके अनुसार उन्होंने दिखाया कि एक कक्षा है नाभिक के चारों ओर, उस कक्षा में ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और बीच में उसका धन आवेशित कण है। बाद में न्यूट्रॉन का खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने किया और न्यूट्रॉन नाम के एक उदासीन कण की खोज की। इसका द्रव्यमान उन्होंने बताया कि वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर था और ये परमाणु के नाभिक में ही प्रोटॉन के साथ उपस्थित रहता है। यानी जब न्यूट्रॉन का आविष्कार हो गया तो बताया ये गया कि जो नाभिक में धन आवेशित कण है
उसी के साथ ये न्यूट्रॉन भी है और इस पर कोई आवेश नहीं है, ये उदासीन है और इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है। ठीक है, इसी कारण परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान नाभिक में होता है, क्योंकि प्रोटॉन में भी द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर, न्यूट्रॉन में भी द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन में नहीं होता है द्रव्यमान, वो क्योंकि 1/1837वां भाग होता है हाइड्रोजन के, यानी बिल्कुल शून्य जैसा होता है। तो सारा द्रव्यमान उसके नाभिक में हो गया। आइए अब परमाणु की संरचना को एक स्वीकृत रूप में देखें, तीनों मूल कणों के साथ। जैसे ये नाभिक है, इसमें प्रोटॉन जो है वो नीले रंग का है, प्लस वाला है। ठीक है, और इन्हीं प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ये लाल कण वाले उदासीन कण हैं जो न्यूट्रॉन हैं। ये घट बढ़ भी सकते हैं प्रोटॉन की संख्या से, एक कम भी हो सकते हैं, एक ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऐसे एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं और इस निश्चित कक्षा में, जैसे कि बोर ने कहा कि एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये है के कक्ष। के कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि सबसे पहला कक्ष होता है। फिर एल कक्ष में 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एम में भी 8 होते हैं, यानी इसके आगे के सारी कक्षाओं में 8 इलेक्ट्रॉन होने आवश्यक है। जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो अणु बिल्कुल उदासीन होता है और वो जल्दी किसी के साथ क्रिया नहीं करता है। लेकिन अगर इनके आखिरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती बढ़ती होती है 8 से, तो वो आयन बन जाते हैं और वो दूसरे से तुरंत रिएक्शन करने की या प्रतिक्रिया करने की या उनसे जुड़ने की उनके अंदर शक्ति बढ़ जाती है और एक नए तरीके का यौगिक हमको मिलता है। आशा है आप परमाणु की संरचना के सिद्धांत तथा मॉडल से परिचित हो पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।